बेसिकली अगर हम लोग मशीन लर्निंग या डेटा साइंस की बात करते हैं तो यहाँ पर सारी चीज़ें डेटा से रिलेटेड है। मशीन लर्निंग की बात करें तो वहाँ पर भी जितने भी एल्गोरिदम है वो किस पे रन करते हैं, डेटा पे। चाहे वो डेटा साइंस हो चाहे मशीन लर्निंग, सब में यही होता है, एल्गोरिदम डेटा पे रन करते हैं, ठीक। लेकिन किस तरीके के डेटा पे? डायरेक्टली हम मशीन लर्निंग में, मशीन लर्निंग एल्गोरिदम नमपाई सॉरी डेटा साइंस एल्गोरिदम में हम कोई भी रॉ डेटा सेंड नहीं करते हैं। जो भी हमारे पास डेटा होता है, चाहे वो इमेज का डेटा हो, चाहे वॉइस डेटा हो, किसी भी तरीके का डेटा हो, चाहे टेक्स्ट डेटा हो, किसी भी तरीके का डेटा हो, पहले हमें उसे प्री प्रोसेस करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? प्री प्रोसेस करना पड़ता है। हम डायरेक्टली किसी इमेज को मशीन लर्निंग एल्गोरिदम में नहीं सेंड कर सकते, या डायरेक्टली किसी ऑडियो को हम डायरेक्टली मशीन लर्निंग एल्गोरिदम में नहीं सेंड कर सकते प्रोसेस करने के लिए, ठीक है। पहले उसको हमें प्री प्रोसेस करके उसके कंपैटिबल बनाना पड़ता है, मशीन लर्निंग या डेटा साइंस एल्गोरिदम के कंपैटिबल बनाना पड़ता है, ठीक है। तो बेसिकली कंपैटिबिलिटी की बात करते हैं तो जितने भी एल्गोरिदम है मशीन लर्निंग में, वो सारे के सारे हमारे न्यूमेरिक डेटा पे काम करते हैं। चाहे आप इमेज क्लासिफिकेशन कर रहे हो या टेक्स्ट सॉरी ऑडियो टू टेक्स्ट रिकॉग्निशन ट्रांसलेशन कर रहे हो, ठीक है। इस तरीके की जितनी भी चीज़ें आप कर रहे हो उसमें सारी चीज़ें आप न्यूमेरिक फॉर्म में आप मशीन लर्निंग एल्गोरिदम को ट्रांसफ़र करोगे। डायरेक्टली आप उस डेटा को, रॉ डेटा को सेंड नहीं कर सकते मशीन लर्निंग मॉडल में, ठीक। तो अब बात करते हैं कि न्यूमेरिक डेटा कैसे ट्रांसलेट किया जाए, ठीक है। मतलब अगर आपके पास इमेज है तो उसको न्यूमेरिक में कैसे करना है, तो उसके लिए बहुत सारी लाइब्रेरी आती हैं, जैसे नमपाई भी है, पेंडा भी है, मैटप्लॉटलिब भी है, बहुत सारी लाइब्रेरी है, ठीक है। ओपन सीवी है, पिलो है, जिनके थ्रू हम इमेज को न्यूमेरिक में कन्वर्ट करके तब मशीन लर्निंग मॉडल में सेंड कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरीके से अगर ऑडियो की बात करें तो उसकी इनकोडिंग होती है, इनकोडिंग होने के बाद तब हम सेंड करते हैं किसको, किस में, मशीन लर्निंग मॉडल में। तो बेसिकली जब हम न्यूमेरिक डेटा को सेंड कर रहे हैं मशीन लर्निंग मॉडल में, तो न्यूमेरिक डेटा में भी हमें कई सारे ऑपरेशन परफॉर्म करने पड़ते हैं, मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म करने पड़ते हैं। जैसे हमें कभी कभी पूरे पूरे कॉलम का मीन फाइंड आउट करना हुआ, मैक्स फाइंड आउट करना हुआ, मिन फाइंड आउट करना हुआ, पर्टिकुलर डेटा का डिस्ट्रीब्यूशन देखना हुआ कि वो किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड है थ्रू आउट, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, डेटा पे कुछ मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए हमारे पास कुछ लाइब्रेरी पाइथन में अवेलेबल है, जैसे नमपाई है, साईपाई है, पेंडाज है, ठीक है। इन सब लाइब्रेरी का यूज़ करके हम उससे मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। तो उन्हीं सब लाइब्रेरी में हमारे पास एक लाइब्रेरी है नमपाई। तो हम लोग आज नमपाई पढ़ेंगे, ठीक है, कि आखिर नमपाई के थ्रू हम मैथमेटिकल ऑपरेशन कैसे परफॉर्म करते हैं, नमपाई के थ्रू मैथमेटिकल ऑपरेशन कैसे परफॉर्म करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि नमपाई को इंस्टॉल कैसे किया जाता है पाइथन में। अच्छा, उससे भी पहले हम लोग पहले इसकी हाईलाइट जान लेते हैं, बेसिकली नमपाई क्या क्या है, कैसे काम करता है, ठीक है। तो नमपाई पाइथन की एक कोर लाइब्रेरी है जिसमें डेटा साइंस से रिलेटेड जितनी भी सारी चीज़ें हैं, मतलब मैथमेटिकल ऑपरेशन है डेटा साइंस से रिलेटेड, वो सारे लगभग सारे ऑपरेशन नमपाई में दिए गए हैं। और लगभग हर एक डेटा साइंटिस्ट को ये लाइब्रेरी जरूर आनी चाहिए। जो कॉमन लाइब्रेरी हैं जिनमें मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म किए जाते हैं, चाहे वो नमपाई हो, साईपाई हो, पेंडास हो, ये सारी लाइब्रेरी अगर आती हैं तो बढ़िया है। एटलीस्ट एक तो आनी चाहिए, लेकिन अगर सारी आती हैं तो वो गुड टू नो है, ठीक है। नेक्स्ट, इस जो ट्यूटोरियल में हम लोग शुरू से स्टार्ट करेंगे नमपाई को पढ़ना, और एंड तक, मतलब इमेज को कैसे रीड करते हैं, न्यूमेरिक वैल्यू में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ये सब सारी चीज़ें देखेंगे एंड तक। और इसके साथ ही साथ हम कुछ मैथमेटिकल ऑपरेशंस देखेंगे, एरे, जैसे कलेक्शन ऑफ डेटा देखेंगे। कलेक्शन ऑफ डेटा जैसे मैथमेटिकल डेटा हमारा एरे हो गया, ठीक है। ये क्या होता है, कलेक्शन ऑफ न्यूमेरिक डेटा हो गया, या कैरेक्टर डेटा, किसी भी तरीके का डेटा हो सकता है, एरे। तो एरे कैसे क्रिएट किया जाता है हम वो देखेंगे। उन एरे पे कौन कौन से मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म किए जाते हैं वो देखेंगे, ठीक है। एरे जनरेट करना, रैंडम एरे जनरेट करना, और साथ ही साथ दो एरे को जोड़ना, घटाना, या मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, ये जितनी भी सारी चीज़ें हैं वो हम नंपाई के अंदर देखेंगे, ठीक। तो शुरू करते हैं, सबसे पहले हम लोग इंस्टॉलेशन देखेंगे।
numpy को आखिर इंस्टॉल कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि इंस्टॉलेशन के लिए आपको, अगर आपने सपोज एनाकोंडा इंस्टॉल किया या पाइथन इंस्टॉल किया तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा। अगर एनाकोंडा इंस्टॉल किया है तो सर्च बॉक्स पे जाना है, यहाँ पर टाइप करना है एनाकोंडा। ठीक है, एनाकोंडा। तो यहाँ पर एनाकोंडा प्रॉम्प्ट आ रहा होगा, एनाकोंडा प्रॉम्प्ट को ओपन करना है और यहाँ पर आपको टाइप करना है कमांड pip पाइथन इंस्टॉलेशन पैकेज मैनेजर। pip क्या है, पाइथन इंस्टॉलेशन पैकेज मैनेजर। ठीक, pip इंस्टॉल, सॉरी numpy। ठीक है, अब इंटर प्रेस करना है। आपके लैपटॉप में इंटरनेट कनेक्शन इस समय होना चाहिए, तभी ये इंस्टॉल होगा। थोड़ा सा टाइम लेगा ये। वैसे हमारे सिस्टम में ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, तो यहाँ पर एक मैसेज आ रहा है रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड। अगर आपके में नहीं इंस्टॉल है तो वो इंस्टॉल हो जाएगी। ठीक, ठीक है, इंस्टॉल हो गया हमारी लाइब्रेरी। अब इसके बाद हमें क्या करना है, उसको इंपोर्ट करना होगा। numpy जो लाइब्रेरी उसको इंपोर्ट करना होगा। ठीक, अच्छा एक चीज और, अगर सपोज आप जहाँ पर कोड लिख रहे हो, जैसे आप numpy का पूरा कोड इस स्क्रिप्ट में लिख रहे हो, ठीक, तो यहीं पर अगर आप numpy को इंस्टॉल करने का कमांड लिखना चाहते हैं तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले एक्सक्लेमेटरी का सिंबल लगाना पड़ेगा और अगेन pip इंस्टॉल numpy। बेसिकली एक्सक्लेमेटरी का साइन का मतलब है कि आप इस कमांड को पाइथन के कंसोल पे नहीं रन करा के ऑपरेटिंग सिस्टम के कंसोल पे रन कराना चाहते हो। ठीक है, तो आपको यहाँ पर टाइप करना पड़ेगा एक्सक्लेमेटरी pip इंस्टॉल numpy। ठीक, एग्जीक्यूट कराते हैं इसको सेलेक्ट करके। यहाँ पर हमें ऑलरेडी सेटिस्फाइड का मैसेज आएगा, रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड। ठीक है, अगर नहीं इंस्टॉल होता तो यहाँ पर अभी इंस्टॉल हो जाता। ठीक, इस तरीके से हम किसी भी लाइब्रेरी को इंस्टॉल करते हैं। पहले pip लिखेंगे, इंस्टॉल लिखेंगे और लाइब्रेरी का नाम, कोई भी लाइब्रेरी, चाहे पेंडा इंस्टॉल करना हो, चाहे numpy इंस्टॉल करना हो, चाहे tk इंटर इंस्टॉल करना हो, चाहे मैटप्लॉटलिब इंस्टॉल करना हो, चाहे scipy इंस्टॉल करना हो, चाहे मशीन लर्निंग की कोई लाइब्रेरी इंस्टॉल करनी है जैसे scikit learn इंस्टॉल करनी है, तो हम क्या लिखेंगे pip और फिर इंस्टॉल, उसके बाद लाइब्रेरी का नाम। ठीक, अब बात करते हैं कि हमने ये जो लाइब्रेरी इंस्टॉल की है इसको अपने कोड में इंपोर्ट कैसे करेंगे, मतलब अपने कोड में इसको यूज कैसे करेंगे। तो यूज करने के लिए इसको हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो इंपोर्ट करने के लिए हमारा पहला कमांड जो है क्या, इंपोर्ट numpy। क्या है, इंपोर्ट numpy। इसको एग्जीक्यूट कराएंगे तो आपकी numpy लाइब्रेरी आपके कोड में इंपोर्ट हो जाएगी। ठीक है, अब सपोज numpy के अंदर का कोई एक फंक्शन हम यूज करना चाहते हैं। जैसे numpy के अंदर हम एक फंक्शन एग्जीक्यूट करना चाहते हैं जो कि कन्वर्ट करता है एक लिस्ट को एरे में, numpy एरे में कन्वर्ट करता है। ठीक है, तो उसके लिए हम कोड लिखेंगे x इक्वल्स टू, अब क्योंकि वो फंक्शन numpy के अंदर है तो हम लिखेंगे numpy। ठीक है, numpy डॉट अरे। ठीक है, numpy एरे, और इसमें उस लिस्ट को पास करेंगे जिसको आपको कन्वर्ट करना है। सपोज लिस्ट में 1,2,3 है। ठीक है, तो हम numpy एरे और ब्रैकेट में 1 2 3 इतना एग्जीक्यूट कराते हैं, देखते हैं हमारा एरे बनता है कि नहीं बनता है। वेरिएबल एक्सप्लोरर में जाएंगे, यहाँ पर देखो आ रहा है एरे ऑफ इंटीजर 32। इंटीजर 32 का मतलब क्या है, इसके एक एक एलिमेंट का साइज है 32 बिट। कितना, 32 बिट। 132 बिट का है, 232 बिट का है और 332 बिट का है। इसका साइज आप बाद में चेंज कर सकते हो, इंटीजर का साइज चेंज कर सकते हो, वो बाद में देखेंगे, वो सब सारी चीजें बाद में देखेंगे। तो यहाँ पर अब हमें कोई भी numpy का
फंक्शन यूज करना है, मतलब numpy लाइब्रेरी के अंदर जितने भी फंक्शन है उनको यूज करना है, तो उसके लिए हमें बार बार लिखना पड़ेगा, पहले numpy लिखना पड़ेगा और फिर उसके अंदर का फंक्शन यूज करने वाला उसका नाम, जिसको भी हम यूज करना चाहते हैं उसका नाम यूज करना पड़ेगा। ठीक है, इसकी जगह अगर हम कोई शॉर्टकट यूज करना चाहते हैं, इस numpy की जगह कोई शॉर्टकट यूज करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम हमारे पास एक अल्टरनेटिव अवेलेबल है। क्या, आप इंपोर्ट करोगे numpy को, फिर लिखोगे कि एज एनपी का मतलब इस numpy को आप नाम दे रहे हो या इंपोर्ट कर रहे हो एज एनपी। तो जहां जहां आप numpy लिख रहे थे वहां आप लिख सकोगे क्या, एनपी लिख सकोगे। ठीक है, जैसे यहाँ पर हमने क्या लिखा था numpy डॉट एरे, तो यहाँ पर लिख सकते हो np डॉट एरे लिख सकते हो। पहले इसको इंपोर्ट करते हैं, हम इंपोर्ट करते हैं। ठीक, इंपोर्ट कर लिया। अब देखो यहाँ पर हमने लिखा np डॉट एरे, numpy नहीं लिखा, क्या लिखा, np डॉट एरे। तो अब इसको एग्जीक्यूट कराते हैं, देखते हैं ए में हमारा एरे बनता है। तो ए में 4 एलिमेंट का हमारा एरे बन गया। ठीक, इस तरीके से हम numpy को यूज करेंगे, numpy लाइब्रेरी को यूज करेंगे। और इसी के साथ हम लोगों ने पहला फंक्शन भी देखा, क्या देखा कि numpy एरे कैसे क्रिएट किया जाता है। बेसिकली आज हम लोग टोटली एरे पढ़ेंगे, सारी चीजें एरे के बारे में पढ़ेंगे, कैसे एरे क्रिएट किया जाता है, 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन, 3 डायमेंशन एरे कैसे क्रिएट किया जाता है, उसमें ऑपरेशन कैसे परफॉर्म किए जाते हैं, स्लाइसिंग कैसे करते हैं। जैसे हम लोगों ने लिस्ट स्लाइसिंग देखा था, उस तरीके से एरे स्लाइसिंग भी होता है। एक एक एलिमेंट को कैसे एक्सेस करते हैं, स्लाइस को कैसे एक्सेस करते हैं, अपडेट कैसे करते हैं, ये सारी चीजें हम लोग देखेंगे। फिर मैथमेटिकल ऑपरेशन देखेंगे, मिन मैक्स मीडियन मोड, प्लॉटिंग देखेंगे। प्लॉटिंग मैथ प्लॉटेड में फिलहाल देखेंगे, फिलहाल यहाँ पर सारे मैथमेटिकल ऑपरेशन देख लेंगे। ठीक, हाँ, तो ये हमारा जो एरे बना वो सिंगल डायमेंशन का था। ठीक है, ये सिंगल डायमेंशन का एरे। अगर हमें मल्टी डायमेंशन का एरे क्रिएट करना है तो हम क्या करेंगे, इस लिस्ट के अंदर लिस्ट पास करेंगे, इस लिस्ट के अंदर लिस्ट पास करेंगे। देखो, ये हमने एक लिस्ट बनाई है और इस लिस्ट के अंदर लिस्ट पास की है। तो इस एरे का पहली रो ये हो जाएगी, दूसरी रो ये हो जाएगी और तीसरी रो ये हो जाएगी। ठीक है, तो इसको एग्जीक्यूट कराते हैं। अब देखो हमारा एरे कैसा बन गया, कुछ इस तरीके का। ये है रो और ये है कॉलम, इस तरीके से हमारा एरे बन गया। ठीक, मल्टीपल रो मल्टीपल कॉलम। ठीक, नेक्स्ट, ये तो था हमारा एरे फंक्शन। एरे फंक्शन, एक फंक्शन और होता है हमारे पास, एज अरे। एज अरे फंक्शन और होता है। ठीक, एज अरे फंक्शन का काम भी यही होता है, किसी लिस्ट को कन्वर्ट करना, हमें एरे में कन्वर्ट करना। ठीक है, बट डिफरेंस इसमें होता है, थोड़ा सा डिफरेंस होता है, वो देखेंगे हम लोग आगे देखेंगे। ठीक, जैसे एज अरे पे जा रहे हैं तो यहाँ पर देखो जो सॉरी, इसका जो डॉक्यूमेंटेशन आ रहा है आप लोग देख सकते हो रेड ऊपर में, एज अरे ए डी टाइप और ऑर्डर, दो चीजें आ रही हैं। आप ए क्या होगा, एक लिस्ट होगी जिसको आप एरे में कन्वर्ट करना चाहते हो। उस एरे के एलिमेंट का टाइप क्या आप डिसाइड करना चाहते हो, इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर क्या डिफाइन करना चाहते हो वो, सॉरी स्ट्रिंग क्या डिफाइन करना चाहते हो वो। ऑर्डर, ऑर्डर आप किस तरीके से रखना चाहते हो। जैसे रो मेजर ऑर्डर और कॉलम मेजर ऑर्डर आप लोगों ने एरे में पढ़ा होगा, अगर आप लोगों ने थ्योरी पढ़ी होगी तो रो मेजर ऑर्डर, कॉलम मेजर ऑर्डर होता है ना, तो वो भी आप यहाँ पर दे सकते हो। ठीक है, कि आप रो मेजर रखना चाहते हो, रो मेजर ऑर्डर रखना चाहते हो कि कॉलम मेजर ऑर्डर रखना चाहते हो, वो आप यहाँ पर पास कर सकते हो। फिलहाल हम लोग देखते हैं कि डेटा टाइप कैसे डिफाइन करते हैं। ठीक है, तो हम इस लिस्ट को एरे में कन्वर्ट करेंगे और उसका डेटा टाइप चेंज करेंगे। देखो, अगर कोई डेटा टाइप नहीं देते हैं तो बाय डिफॉल्ट जो भी लिस्ट का टाइप होगा, लिस्ट में इंटीजर है, सब लिस्ट में सारे इंटीजर है, तो बाय डिफॉल्ट इंटीजर हो जाएगा। ठीक, इसको एग्जीक्यूट कराते हैं। ए में देखो हमारा इंटीजर 32 बिट का हो गया। ठीक, लेकिन अगर हम यहाँ पर डी टाइप देते हैं और कहते हैं कि ये फ्लोट टाइप का होना चाहिए, क्या होना चाहिए, फ्लोट टाइप का होना चाहिए, तो यहाँ पर हम डेटा टाइप, डी टाइप मतलब डेटा टाइप इक्वल्स टू, डी टाइप इक्वल्स टू फ्लोट देंगे। तो जितने भी एलिमेंट होंगे एरे के वो सारे के सारे फ्लोट में आ जाएंगे। तो यहाँ पर देखो सारे फ्लोट हो गए। टाइप क्या दे रहा है, फ्लोट 64। यहाँ पर पॉइंट के बाद जीरो नहीं दिखाता है। ठीक है, पॉइंट के बाद जीरो नहीं दिखाता, इसको ध्यान रखना। अगर पॉइंट के बाद कोई वैल्यू है, जैसे हमने लिखा 2.2, इस केस में कन्वर्ट करते हैं हम, फिर देखते हैं।
तो यहाँ पर दिखाएगा, लेकिन अगर पॉइंट के बाद 0 है तो वो डिस्प्ले नहीं करता है। ठीक, तो उसकी टेंशन नहीं लेनी। एक बार स्ट्रिंग में कन्वर्ट करते हैं, str में देखते हैं। str के लिए ये कोड लिख रखा है हम लोगों ने। ठीक, तो str में कन्वर्ट करते हैं। तो यहाँ पर एरे तो बना है, लेकिन इसका टाइप क्या है, str है। यहाँ पर देखो लिख के आ रहा है str ऑफ 96, मतलब 96 बिट का एक वो जनरेट किया है। मतलब जितने भी एलिमेंट है 96 बिट के, जितने भी एलिमेंट है, लेकिन उनका टाइप क्या है, स्ट्रिंग टाइप है। ठीक, आई होप इतना क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। एज एरे हम लोगों ने देख लिया। एज एरे का काम क्या होता है, किसी भी लिस्ट को कन्वर्ट करना, किसमें, एरे में कन्वर्ट करना। उसमें हम डेटा टाइप भी चेंज कर सकते हैं कि डेटा टाइप क्या होगा, फ्लोट होगा कि इंटीजर होगा कि str होगा। जैसे इंटीजर 64 बिट में कन्वर्ट करना है तो हम लिखेंगे int 64, int 64। अब int 64 इसको एग्जीक्यूट कराते हैं, लेकिन यहाँ पर देखो वेरिएबल टाइप से आ रहा है, ये वेरिएबल टाइप से लिख के आ रहा है, इसका कलर चेंज नहीं हुआ है। इसको एग्जीक्यूट कराते हैं हम, तो यहाँ पर एरर आ गई। ठीक, यहाँ पर एक काम करते हैं, इसको हम स्ट्रिंग फॉर्मेट में एक बार देते हैं। ठीक है, अब देखो जब देखो पाइथन में क्योंकि int डिफाइन है, 64 नहीं डिफाइन है, int 64 नहीं डिफाइन है। वो किस में डिफाइन है, numpy एरे में डिफाइन है। पाइथन में int डिफाइन है, तो यहाँ पर हम जब डायरेक्ट int 64 लिख रहे थे तो उसे समझ में नहीं, इंटरप्रेटर को समझ में नहीं आ रहा था ये क्या int 64 क्या है, क्योंकि इसके लिए कोई भी क्लास बनाई नहीं गई है। int 64 के लिए वो क्लास डिफाइन की गई है numpy में। तो यहाँ पर हमें उसको एज अ स्ट्रिंग सेंड करना पड़ेगा, यहाँ पर एज अ स्ट्रिंग सेंड करना पड़ेगा। तो जब डी टाइप, जब ये एरे फंक्शन कॉल होगा, डी टाइप चेक किया जाएगा। अगर स्ट्रिंग में int 64 है तो हर एक एरे के एलिमेंट को इंटीजर 64 में कन्वर्ट करके तब जाके एरे में डाला जाएगा। ठीक है, आई होप सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट है किसी एरे का शेप, शेप चेक करना कि वो कितने बाई कितने का है। जैसे यहाँ पर हमने एक लिस्ट ले रखी है, लिस्ट के अंदर लिस्ट ले रखी है, तो ये क्या होगा, मल्टी डायमेंशन हो जाएगा, जिसमें दो रो होंगी, एक रो की, एक रो ये, एक रो एक रो ये। ठीक है, और कॉलम कितने होंगे, 3, 1 2 3। ठीक, तो जब हम इसका शेप चेक करेंगे तो शेप क्या डिस्प्ले करेगा, 2x3। एग्जीक्यूट कराया और यहाँ पर देखो एक टपल हमें रिटर्न हुई है, जिसमें नंबर ऑफ रोज दे रहा है और नंबर ऑफ कॉलम दे रहा है, नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम दे रहा है। ठीक, अब सपोज हम चाहते हैं कि जो एरे हमने बनाया है ए, उसका साइज हम चेंज करना, शेप चेंज करना चाहते हैं। जैसे अभी कितने का है, 2x3, 2x3 का है। ठीक है, अगर हम इसका शेप चेंज करके 1x6 का करना चाहते हैं, 1x6 का करना चाहते हैं, तो उसके लिए हमारा एक मेथड है, एक तो रीशेप मेथड है। उसके अलावा एक और तरीका है कि आप a.shape इक्वल्स टू ये टपल पास करोगे, एक टपल। टपल में क्या होगा, हमारा पहला नंबर ऑफ रोज, दूसरा नंबर ऑफ कॉलम। क्योंकि हमारे पास इस एरे में कितने एलिमेंट हैं, 2x3 मतलब 6, तो हम उसी डायमेंशन का रीशेप कर सकते हैं जिस डायमेंशन का ये, सॉरी, जिस डायमेंशन को ये सेटिस्फाई करेगा। मतलब डायमेंशन, सॉरी डायमेंशन नहीं कहेंगे, यहाँ पर कहेंगे कि नंबर ऑफ एलिमेंट, उतना ही डायमेंशन का हम यहाँ पर रीशेप कर सकते हैं, जो कि फुलफिल करे कि जितने एलिमेंट इस मॉडिफाइड एरे में होंगे, उतने ही एलिमेंट इस ओरिजिनल एरे में होंगे। जैसे यहाँ पर 2x3 मतलब 6 एलिमेंट होंगे, यहाँ 1 इंटू 6 एलिमेंट होंगे। तो हम यहाँ पर इस a नाम के एरे को 1x6 में चेंज कर सकते हैं। इसको एग्जीक्यूट कराते हैं, देखते हैं। यहाँ पर देखो क्या मिला, 1 डायमेंशन का मिला है। कितने डायमेंशन का, 1x6। ठीक, अच्छा एक बार हम लोग चेंज करते हैं, इसको 7 में करने की कोशिश करते हैं। 1x7 में हो सकता है क्या, तो उतने एलिमेंट ही नहीं है, तो चेंज कैसे करेगा, नहीं कर सकता। 1x5 में करके देखते हैं, 5 एलिमेंट तो है, लेकिन स्टिल हम इसको चेंज करके देखते हैं। यहाँ पर अगेन एरर आई। मतलब ना ही कम हम कर सकते हैं एलिमेंट के एरे, ना ही ज्यादा कर सकते हैं, जितने हैं उतने ही कर सकते हैं। तो शेप चेंज करते समय इतना हमें याद रखना है कि जितने एलिमेंट ओरिजिनल में हैं उतने एलिमेंट
आपके मॉडिफाइड एरे में होने चाहिए, अदरवाइज शेप काम नहीं करेगा। ठीक, एक तरीका तो ये है किसी भी एरे का शेप चेंज करने का। ठीक है, एक तरीका और है, आप ये भी कर सकते हो कि जो एरे आप डिफाइन करने जा रहे हो, जो एरे आप डिफाइन करने जा रहे हो उसी में यहाँ पर कॉमा करके आप शेप पास कर सकते हो। जैसे एरे, ओके, यहाँ पर टाइप करते हैं हम लोग कॉमा शेप इक्वल्स टू 1,6 करते हैं। ठीक है, इसको एग्जीक्यूट कराते हैं। शेप एज एरे में ऐसा है। शायद शेप हटा दिया गया। शेप या साइज होता है, एक सेकंड, यहाँ साइज देखते हैं एक बार करके। अरे अरे, एक सेकंड बस। ओके, मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया। ये शेप वाला पेंडाज में है, पेंडाज में मुझे ना पेंडा का याद आ गया। ठीक है, जो शेप और साइज वाला है वो पेंडा लाइब्रेरी में है। पेंडा के समय देखेंगे शेप वाला जो फंक्शन है, इसमें जब जैसे एरे यहाँ पर क्रिएट कर रहे हैं, वहाँ पर डेटा फ्रेम होता है, डेटा फ्रेम का शेप और साइज दिया जाता है। ठीक है, उसकी उसकी चीजें याद आ गई। अच्छा ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो इस तरीके से हम लोग शेप चेंज कर रहे थे किसी एरे का, ए डॉट शेप। और पहला मेथड तो ये था, दूसरा मेथड एक और है, रीशेप। रीशेप मेथड है, जैसे हमने एक एरे डिफाइन कर लिया। कहाँ पर थे हम लोग, टाइप ए शेप। ठीक है, हम ए डॉट रीशेप कर सकते हैं। तो रीशेप 1,6। ठीक, तो पहले हमारा एरे ये था, हमारा ये था, उसको रीशेप करेंगे 1,6 में, तो हमें ये मिलेगा। ठीक है, इस तरीके से हम लोग रीशेप कर सकते हैं। लेकिन एक चीज यहाँ पर ये याद रखना है कि ये ओरिजिनल एरे को नहीं रीशेप करता है, ये ओरिजिनल एरे को नहीं रीशेप करता है। जैसे ए को रीशेप नहीं करेगा, इसको हमें रिसीव करना पड़ेगा किसी एरे में। अगर हम बी में इसको स्टोर करते हैं तो ये रीशेप होके तब बी में स्टोर होगा, ये रीशेप होके बी में स्टोर होगा। लेकिन ए देखो यहाँ पर हमारा 2 क्रॉस 3 का है और बी हमारा 1 क्रॉस 6 का है।
या तो ये कर लो, या तो अगर उसी एरे को रीशेप करना है तो इसको ए में ही रिसीव कर लो, ए को रीशेप करके ए में ही रिसीव कर लो, ठीक है, इस तरीके से। ठीक, तो ये हो गया हमारा रीशेप। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट हमारा जो फंक्शन है numpy का, ए रेंज। क्या है हमारा ए रेंज? ए रेंज मेथड के थ्रू हम क्रिएट करते हैं एरे। मतलब जैसे सपोज अभी तक तो हमारे पास एक लिस्ट थी, उसको हम लोग क्या कर रहे थे, कन्वर्ट कर रहे थे एरे में। लेकिन अगर हमें अपना खुद का एरे क्रिएट करना तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ए रेंज का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे? ए रेंज का यूज करेंगे। और इसमें कुछ वैल्यूज पास की हैं हम लोगों ने। देखो बेसिकली ए रेंज मेथड के अंदर हम एक स्टार्ट पॉइंट देते हैं, एंड पॉइंट देते हैं, और लेन स्पेस देते हैं। ये तीनों चीजें क्या होती है वो अभी हम लोग देखेंगे। फिलहाल इसको हम एग्जीक्यूट कराते हैं। एग्जीक्यूट कराया और हमें एक एरे मिला, क्या, 1 2 3 4 5। ठीक, तो मतलब क्या है, जो ए रेंज फंक्शन है वो क्या रिटर्न करके हमको देगा, 0 से स्टार्ट करेगा और इस रेंज तक का एरे देगा। इस रेंज तक का मतलब 0 1 2 3 4। जैसे लिस्ट में एक कम तक होता था उसी तरीके से यहाँ पर भी एक कम तक होगा, तो यहाँ पर हमारा एरे क्रिएट हुआ होगा 4 तक। ठीक है, तो 0 से लेके 4 तक हमें एरे क्रिएट करके देगा। ठीक, तो यहाँ पर बाय डिफॉल्ट स्टार्ट की वैल्यू होती है 0। इस 0 से स्टार्ट करेगा, एंड कहाँ तक करेगा, 5 से कम तक, 5 से एक कम तक। ठीक है, अब एक बार दोनों हम पैरामीटर सेंड करके देखते हैं। मतलब a इक्वल्स टू एन पी डॉट ए रेंज, और यहाँ पर हम पास करेंगे क्या, स्टार्टिंग वैल्यू 1, एंडिंग वैल्यू 6। ठीक है, इसको एग्जीक्यूट कराते हैं। तो यहाँ पर देखो 1 2 5 हुआ। नेक्स्ट है हमारा लेन स्पेस। इसका क्या मतलब होता है, देखते हैं, एग्जीक्यूट कराते हैं और आउटपुट से इसका मतलब समझाते हैं। हमने यहाँ पर लिखा है 1, तो 1 की जगह हम 2 लिख रहे हैं तो ज़्यादा क्लियर होगा। यहाँ पर देखो क्या हो रहा है, पहले स्टार्ट करेंगे 1 से, फिर उसमें कितना ऐड करेंगे, 2। कितना मिलेगा हमें, 3। तो यहाँ पर हमें नेक्स्ट एलिमेंट मिला 3। ठीक, फिर 3 में 2 ऐड करेंगे, नेक्स्ट एलिमेंट क्या है, 5। फिर 5 में 2 ऐड करेंगे 7। कब तक चलेगा, जब तक 8 से लेस है, 8 से लेस है। तो अगर हमें अल्टरनेटिव या एक पर्टिकुलर इंटरवल के बाद हमें एरे क्रिएट करना है, मतलब हर एक एलिमेंट के बीच में एक पर्टिकुलर इंटरवल हो, उस तरीके से एरे क्रिएट करना है, तो ए रेंज में हम लास्ट एलिमेंट सेंड कर सकते हैं कि इंक्रीमेंट बाय या लेन स्पेस इसको बोलते हैं। ठीक है, इंक्रीमेंट बाय या लेन स्पेस। एक काम करते हैं, यहाँ पर हम निगेटिव वैल्यू एक बार चेक करके देखते हैं काम करता है। -8 टू 1 -2 -2। अरे हमारा क्या हुआ, खाली हुआ, कुछ नहीं आया। अरे हमारा क्या हुआ, खाली। अच्छा, यहाँ पर एक बार 1 करते हैं, यहाँ पर 8 करते हैं, -8 करते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर काम कर गया। ठीक है, सबसे पहले क्या करेगा, 1 पहले ऐड करेगा एरे में, 1 ऐड हो गया, इसमें -2 ऐड करेगा, -1 -3 -2 ऐड करता चला जाएगा। और पहले केस में क्या हुआ है, पहले केस में हमने लिखा था -8 कॉमा 1, तो उस केस में क्या हो रहा था, -2 को -8 में -2 ऐड करेगा तो कभी भी हमें 1 नहीं मिलेगा। -2 में -8 में -2 ऐड होगा, -10 -12 -14, इस तरीके से चलता चला जाएगा, तो 1 नहीं मिलेगा। तो जैसे वहां पर हम लोग लिस्ट में कर रहे थे, सेम उसी तरीके से यहाँ पर भी हमें करना पड़ेगा। ठीक, तो ये हो गया हमारा क्या, ए रेंज। ठीक है, नेक्स्ट, अगर सपोज हम ए रेंज से एरे की सॉरी ए रेंज से क्रिएट किए हुए एरे को रीशेप करना चाहे तो रीशेप भी कर सकते हैं। जैसे हम 24 एलिमेंट का एरे क्रिएट करते हैं। ठीक, 24 एलिमेंट का हमने एरे क्रिएट किया, इसको रीशेप कर रहे हैं हम लोग 12x2 में, मतलब 12 रो होंगी और 2 कॉलम। इसको एग्जीक्यूट कराते हैं, तो यहाँ पर देखो टोटल कितनी है, 12 रो है, 2 कॉलम है। इवन इसको हम 3 डायमेंशन में भी क्रिएट कर सकते हैं। जैसे अगर हमने लिखा 2, 3, 2, तो 2 इंटू 3
कितना हुआ 6, 6 × 2 12, नहीं यहाँ पर लिखेंगे 6, ठीक है 6 × 2 कितना हुआ 12, 12 × 2 24, 24 एलिमेंट हमारे पास है, तो ये रीशेप हो सकता है। ठीक, इसको एग्जीक्यूट कराते हैं, इसका आउटपुट, अब इसको आउटपुट देखते हैं। इसको बी में हमने स्टोर किया, ओपन किया, ठीक। अच्छा, 3 डायमेंशन का हम लोग डिस्प्ले भी नहीं कर सकते, इसको बस प्रिंट कराते हैं, तो प्रिंट से समझने की कोशिश करेंगे। देखो पहले क्या हुआ, पहले दो हमारे पास मैट्रिक्स होंगे, सबसे पहले दो मैट्रिक्स होंगे, एक तो ये होगा और एक ये होगा, ठीक। और इन दोनों का डायमेंशन क्या होगा 6 × 2 का, 6 × 2 का, मतलब पहले एरे में 6 रोज होंगी 2 कॉलम, और दूसरे एरे में भी 6 रोज 2 कॉलम। तो ये 3 डायमेंशन, मतलब ये बेसिकली इस एरे के पीछे ये है, जैसे 3 डायमेंशन क्यूब होता है उसी तरीके से यहाँ पर भी, बस डिस्प्ले देख नहीं पा रहे हम लोग, ठीक है। तो ये इस एरे के पीछे बैक साइड में, ठीक है, ये वाला एरे, तो ये 3 डायमेंशन एग्जैक्टली बना जा रहा है, समझ रहे हो। तो इसको 3 डायमेंशन में विजुलाइज करने की कोशिश करना, तो समझ में आएगा। इवन और ज़्यादा भी कर सकते हैं, इवन 3 to 4 डायमेंशन में भी एक बार क्रिएट करके देखते हैं हम लोग। तो यहाँ 3 करते हैं और 3, तो 4 डायमेंशन में भी क्रिएट हो गया, ठीक है। अब 4 डायमेंशन को हम लोग विजुलाइज भी नहीं कर सकते हैं, मतलब सोच भी नहीं सकते हैं, तो लेकिन हाँ ये 4 डायमेंशन का भी क्रिएट कर सकता है, जितने डायमेंशन आप चाहोगे उतने डायमेंशन का ये एरे क्रिएट कर सकता है, ठीक। नमपाई, यही इसकी खूबी खासियत है नमपाई की, जितने डायमेंशन का आप चाहोगे उतने डायमेंशन का एरे क्रिएट कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं हम लोग। हम्म, एक हम लोगों ने देखा था क्या, एरे, एरे देखा था। एरे का काम क्या था, किसी लिस्ट को कन्वर्ट करना किसमें, एरे में, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा डी टाइप। डी टाइप अगर हमें चेक करना है, मतलब चेंज करना है, सेट करना है इस एरे का, तो उसके लिए हम डी टाइप पास करते थे। यहाँ पर देखो हम बता रहे हैं कि जो डी टाइप है, या तो आप लोग स्ट्रिंग में डायरेक्ट लिख दो इस तरीके से, या तो नमपाई के अंदर 32 है वो कर सकते हो, दोनों चीजें कर सकते हो इस तरीके से। नमपाई डॉट आई एन टी 32, तो इसका डी टाइप 32 हो जाएगा, 64 करोगे तो 64 हो जाएगा, ठीक। अब सपोज हमें इस एरे के एलिमेंट का टाइप चेक करना है, जैसे आपके पास कोई डेटा आया, ठीक है, आपको नहीं पता उसका टाइप, उसके एलिमेंट का टाइप क्या है, तो उसके एलिमेंट का टाइप चेक करने के लिए हम लोग के पास एक फंक्शन है नमपाई के अंदर, आइटम साइज। क्या है, आइटम साइज, ठीक है। इसको एग्जीक्यूट कराते हैं हम लोग, देखते हैं। आइटम का साइज दे रहा है कि 4 दे रहा है। 4 का मतलब क्या है, 4 बाइट है। 4 का मतलब 4 बाइट है। जैसे 8 × 4 करोगे तो क्या मिलेगा हमें, 32 मिलेगा। तो इन ये जो है आइटम, मतलब इसके एक एक एलिमेंट ने कितनी जगह ले रखी है, 4 बाइट की जगह ले रखी है, ठीक। यही अगर 64 हम लोग करते हैं, 64 करते हैं और इसका टाइप चेक करते हैं हम लोग, तो यहाँ पर कितना दिया 8 बाइट, तो 64 डिवाइडेड बाई 8 क्या आएगा, 8 आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम आइटम का साइज चेक कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, अगर आपको कोई ऐसा एरे क्रिएट करना है जिसमें सारे के सारे एलिमेंट जीरो, सारे के सारे एलिमेंट जीरो। सपोज आप चाहते हो कि एक एरे क्रिएट करना जिसमें टोटल 6 एलिमेंट हो और हर एक जीरो, तो उस केस में आप numpy डॉट जीरोस को कॉल कर सकते हो, ठीक। numpy डॉट जीरोस, और यहाँ पर इसमें क्या पास करोगे, नंबर ऑफ एलिमेंट, मतलब एरे में कितने एलिमेंट होने चाहिए। तो अगर जीरोस का क्रिएट करना है तो numpy डॉट जीरोस, सारे के सारे एलिमेंट किस तरीके से हो जाएंगे, क्या मतलब क्या हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे, ठीक। उसी तरीके से वंस का क्रिएट करना चाहते हो, वंस का क्रिएट करना चाहते हो, ठीक। तो वंस के लिए आप लोग के पास क्या है, सॉरी, वन का क्रिएट करने के लिए वंस फंक्शन है। क्या फंक्शन है, वंस फंक्शन, ठीक। तो numpy डॉट वंस, इसमें सारे के सारे एलिमेंट 1 हो जाएंगे। आप किसी पर्टिकुलर वैल्यू का एरे क्रिएट करना चाहते हो, ठीक, किसी पर्टिकुलर वैल्यू का एरे क्रिएट करना चाहते हो, तो उसके लिए आपके पास मेथड है numpy डॉट फुल, numpy डॉट फुल।
पहले तो आप साइज बताओगे, जैसे यहाँ पर 6 बता रहे थे, 5 बता रहे थे। यहाँ पर आपने एक टपल पास किया, मतलब 2 डायमेंशन होगा। यहाँ पर सिंगल भी कर सकते हो, इस तरीके से भी कर सकते हो, ठीक है। लेकिन अगर 2 डायमेंशन का करना है तो यहाँ पर टपल पास करनी पड़ेगी। यहाँ पर भी टपल पास कर सकते हो, जैसे 2x5 का करना है तो यहाँ पर एक टपल पास करोगे, 2,5 इस तरीके से, ठीक। वंस क्रिएट हो जाएंगे, तो ये 2x5 का क्रिएट हो गया। उसी तरीके से यहाँ पर आप 2x2 का एक एरे क्रिएट करना चाहते हो जिसमें सारे एलिमेंट 7 है, तो numpy डॉट फुल, numpy डॉट फुल, ये 7x7 का एरे क्रिएट हो गया। आप कोई रैंडम नंबर का एरे क्रिएट करना चाहते हो, रैंडम नंबर का, तो आप लिखोगे np डॉट रैंडम। अब numpy के अंदर एक रैंडम नाम का, बेसिकली अगर बोला जाए तो numpy एक पैकेज है। क्या है? पैकेज है जिसके अंदर कई सारी लाइब्रेरीज हैं, ठीक है। आप लाइब्रेरी या कहेंगे मॉड्यूल बोलेंगे, लाइब्रेरी नहीं बोलेंगे, लाइब्रेरी बोलना गलत होगा। numpy एक फुल पैकेज है, लाइब्रेरी है जिसके अंदर कई सारे मॉड्यूल हैं। उन मॉड्यूल में एक रैंडम नाम का भी मॉड्यूल है, और इस मॉड्यूल के अंदर हमारा एक रैंडम फंक्शन है, रैंडम फंक्शन है। इसका स्ट्रक्चर बेसिकली इस तरीके से होगा। पहले हमारे पास एक फोल्डर होगा, लाइब्रेरी का मतलब समझना, इसका नाम होगा numpy, ठीक है, numpy, ठीक। अब numpy के अंदर मल्टीपल पैकेजेस होंगे, जैसे एक होगा रैंडम डॉट पी वाई होगी फाइल, ठीक है। हैंग हो गया। तो रैंडम डॉट पी वाई नाम से एक फाइल होगी, और इस पी वाई के अंदर एक फंक्शन होगा, पी वाई के अंदर फंक्शन होगा कौन सा? रैंड नाम का, ठीक है। तो पहले numpy को इंपोर्ट करेंगे, उसके अंदर के एक मॉड्यूल को इंपोर्ट करेंगे, और फिर रैंड को इंपोर्ट करेंगे, ठीक है। मतलब numpy पैकेज के अंदर रैंडम नाम के मॉड्यूल को इंपोर्ट करेंगे, उस मॉड्यूल के अंदर एक रैंड नाम का फंक्शन है उसको इंपोर्ट करेंगे, और इसके थ्रू हम एक रैंडम नंबर का एरे क्रिएट करेंगे। तो जैसे हम चाहते हैं 2x3 का एरे क्रिएट करना चाहते हैं, तो यहाँ पर क्या लिखा? 2x3। इसको एग्जीक्यूट कराते हैं, तो ये रैंडम नंबर का इसने एरे जनरेट करके दे दिया। अब इसका डी टाइप आप चेंज करना चाहते हो, डी टाइप चेंज करो, शेप चेंज करना चाहते हो, शेप चेंज करो, जो इच्छा है सो कर सकते हो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। आइडेंटिकल, आइडेंटिकल मैट्रिक्स क्या होती है? जिसके डायगोनल क्या होते हैं? सारे के सारे 1 होते हैं, ठीक है। आप कोई आइडेंटिकल मैट्रिक्स क्रिएट करना चाहते हो, ठीक, तो उसके लिए आप, मतलब एक तरीके का एरे ही हुआ वो, आइडेंटिकल मैट्रिक्स एक तरीके का एरे ही है। हम एरे को यहाँ मैट्रिक्स बोल रहे हैं, ठीक। तो अगर उस मैट्रिक्स के डायगोनल को 1 करना चाहते हो, मतलब एक आइडेंटिकल मैट्रिक्स क्रिएट करना चाहते हो, आइडेंटिकल मैट्रिक्स वो होती है जिसके डायगोनल में 1 होते हैं, तो उसके लिए हमारे पास numpy डॉट ई वाई ई है, ठीक है। क्या है? ई वाई ई। और यहाँ पर क्या दोगे? मैट्रिक्स का ऑर्डर, मतलब ये आइडेंटिकल मैट्रिक्स हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स होती है, ठीक है। क्या होती है? स्क्वायर मैट्रिक्स होती है। तो हमेशा यहाँ पर आप एक ही एलिमेंट दोगे। क्या दोगे? एक ही एलिमेंट दोगे। तो 3x3 का एक मैट्रिक्स क्रिएट करेगा जिसमें डायगोनल में 1 होगा, डायगोनल में क्या होगा? 1 होगा, ठीक। इस तरीके से डायगोनल को अगर आप शिफ्ट करना चाहते हो, डायगोनल को आप शिफ्ट करना चाहते हो, जैसे इस डायगोनल को शिफ्ट करके आप ये वाला डायगोनल चाहते हो, ये वाला, ठीक। तो उस केस में आप k इक्वल्स टू एक k एक पैरामीटर है, ठीक है, मतलब रैंक। तो आप क्या करोगे? k इक्वल्स टू 1 पास करोगे तो कुछ इस तरीके की मैट्रिक्स क्रिएट करके देगा जिसमें डायगोनल ये होगा, ठीक है। मतलब ये वाले एलिमेंट 1 होंगे, बेसिकली डायगोनल तो यही होगा, लेकिन 1 किस में आएगा? इसमें आएगा, ठीक। तो np डॉट आई 3 मतलब 3x3 का एरे क्रिएट होगा, और k इक्वल्स टू 1 मतलब एक डायगोनल एक अपर शिफ्ट होगा, ऊपर की तरफ शिफ्ट होगा, ठीक है। तो ये हो गया। डाउन में शिफ्ट करना है तो माइनस में, निगेटिव में वैल्यू दे देंगे। जैसे -1 अगर हम देते हैं, डाउन में अगर शिफ्ट करना है तो निगेटिव वैल्यू देंगे, ठीक है। तो ये डायगोनल इधर शिफ्ट हो गया, ठीक है। ओके, नेक्स्ट फंक्शन है लिन स्पेस।
अब लिन स्पेस क्या होता है देखते हैं। लिन स्पेस के अंदर 3 पैरामीटर हम लोग सेंड करते हैं, स्टार्ट, एंड और लिन स्पेस। ठीक है, स्टार्ट, एंड और लिन स्पेस। सबसे पहले हम करते हैं np डॉट लिन स्पेस, सिर्फ और सिर्फ 5 एक बार पास करके एग्जीक्यूट कराते हैं। यहाँ पर दे रहा है कि मिसिंग आर्गुमेंट, पोजिशनल आर्गुमेंट। मतलब इसका ये है कि आप सिर्फ सिंगल एलिमेंट नहीं सेंड कर सकते हो। लिन स्पेस का मतलब ही यही है कि आपको एटलीस्ट 2 आर्गुमेंट तो देने पड़ेंगे, जिसमें आप ये बताओगे कि कितने लिन स्पेस, जैसे अभी हम लोगों ने ऊपर देखा था, है ना, कि इंक्रीमेंट बाई समथिंग, इंक्रीमेंट बाई समथिंग। उसी तरीके से यहाँ पर लिन स्पेस एक फंक्शन है जो कि क्या करता है कि स्टार्टिंग और एंड इंडेक्स लेता है, उसके बाद कितने से स्पेसिंग करनी है, हर एक एलिमेंट के बीच में कितना स्पेस करना है वो डिसाइड करता है। जैसे हमने यहाँ पर लिखा हुआ है 10 20, तो स्टार्ट होगा हमारा एरे 10 से, एंड होगा 20 से, और जितने भी एलिमेंट होंगे हर एक एलिमेंट के बीच में क्या होगा हमारा जो क्या कहते हैं, बेसिकली जो जितने भी एलिमेंट होंगे उनके बीच का स्पेस जो है इक्वल होगा। और ये 5 क्या बताता है, इसको एग्जीक्यूट कराते हैं। 5 नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, जैसे यहाँ पर 1 2 3 4 5, ठीक है। तो बेसिकली लेन स्पेस क्या करेगा, एक एरे क्रिएट करके देगा, एक एरे क्रिएट करके देगा। अगर हमने यहाँ पर लास्ट में 5 दिए हैं तो 5 एलिमेंट का एक एरे क्रिएट करके देगा, जिसमें स्टार्टिंग होगी 10 से, एंड होगी 20 से, और इनके बीच में सॉरी, अब उस एरे में जितने भी एलिमेंट होंगे उनके बीच का जो डिफरेंस होगा वो कॉमन होगा। मतलब जैसे यहाँ पर अगर हम आउटपुट में चेक करते हैं तो 10 और 12.5 के बीच का डिफरेंस है 2.5, और फिर 12.5 और 15 के बीच का भी डिफरेंस है 2.5, 15 और 17.5 के बीच का भी डिफरेंस है 2.5। इसी तरीके से इस केस के बीच का भी डिफरेंस 17.5 और 20 के बीच का डिफरेंस 2.5 है। ठीक है, तो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन के साथ बेसिकली जितने भी एलिमेंट है, अगर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन के साथ आप लोग क्रिएट करना चाहते हो एरे, तो उस केस में हम लोग क्या यूज करते हैं, लिन स्पेस करते हैं। ठीक है, मतलब डिस्ट्रीब्यूशन अगर इसका प्लॉटिंग करेंगे, इसकी प्लॉटिंग करेंगे तो हमें हमें क्या मिलेगा, हर एक का बीच का डिफरेंस अगर सेम है तो एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी, मतलब डिस्ट्रीब्यूशन हमारा इक्वल होगा। ठीक, डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में खैर बाद में बात करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, कैसे काम करता है, वो सारी चीजें हम लोग मैट प्लॉटलिब में देखेंगे। ठीक, आगे देखते हैं हम लोग। लेन स्पेस हो गया। अच्छा हाँ, लेन स्पेस पे एक पैरामीटर और पास कर सकते हैं जो कि है एंड पॉइंट। क्या है, एंड पॉइंट। देखो जब यहाँ पर हम लोगों ने एरे क्रिएट किया था तो एंड एलिमेंट क्या था हमारा 20 था, लेकिन हम चाहते हैं कि 20 इंक्लूड ना हो इस एरे में, तो हम यहाँ पर एंड पॉइंट इक्वल्स टू क्या दे देंगे, फॉल्स दे देंगे। क्या दे देंगे, फॉल्स दे देंगे। उसको एग्जीक्यूट कराते हैं तो अब की बार हमारे जितने 5 एलिमेंट तो क्रिएट होंगे लेकिन उसमें 20 नहीं होगा, और हर एक एलिमेंट के बीच का गैप सेम होगा। जैसे 10 12 12 14 14 16 16 18 20 नहीं है, और हर एक के बीच का डिफरेंस 2 है, मतलब अल्टरनेटिव एलिमेंट का डिफरेंस 2 है। ठीक, नेक्स्ट इसके अंदर का पैरामीटर है रेट स्टेप। रेट स्टेप ये क्या करता है, सपोज आपने कोई एक एरे क्रिएट किया, आपको नहीं पता कि उसके बीच का डिफरेंस, हर एक एलिमेंट के बीच का डिफरेंस कितना है। आपको अगर हर एक एलिमेंट के बीच का डिफरेंस आइडेंटिफाई करना है तो उस केस में, हाँ हेलो, वो जो डिफरेंस आपने अभी बताया। हाँ, हाँ तो सर प्रणव बोल रहा हूँ। डिफरेंस बताया, फिर से बोलो, हेलो फिर से क्वेश्चन। सर, अभी जो हमें क्वेश्चन किया एंड पॉइंट, एंड पॉइंट का जो पॉइंट किया, हाँ, उसमें हमने, हाँ जी हाँ, उसमें हमने डिफरेंस दिया था 5 का, लेकिन डिफरेंस 5 नहीं है, टू 5 पॉइंट एलिमेंट टू है। का डिफरेंस आया। ये 5 डिफरेंस नहीं है, ये क्या ओके। है, नंबर ऑफ एलिमेंट है। डिफरेंस तो अपने आप ये क्रिएट करके दे रहा है, डिफरेंस हम नहीं बता रहे हैं इसे।
ये 10 से स्टार्ट करेगा तो, और उनके बीच के ऐसे 5 एलिमेंट रिटर्न करके देगा जिनके जिनके बीच का डिफरेंस इक्वल है। डिफरेंस हम बता ही नहीं रहे, कहीं नहीं बताया, इसमें भी नहीं बताया। ठीक है, ठीक है। नहीं, मुझे लगा कि वैसा डिफरेंस है तो नहीं नहीं, सर डिफरेंस आया था ना सर 2.5 6.55 तो हाँ, मतलब ठीक बोलो। ठीक है, ठीक है। आगे देखते हैं रेट स्टेप। अगर आप ठीक है। चाहते हैं कि जो भी एरे क्रिएट हो उनके बीच का डिफरेंस भी हमें पता चल जाए, हमें कैलकुलेट ना करना पड़े, तो क्या करेंगे, रेट स्टेप को ट्रू कर देंगे। रेट स्टेप को ट्रू करेंगे और एग्जीक्यूट कराते हैं। तो यहाँ पर हम प्रिंट करते हैं, प्रिंट एक्स करते हैं जो भी एरे क्रिएट हुआ है। तो यहाँ पर देखो हमें जो एरे मिलेगा, एरे के साथ साथ हमें उसका डिफरेंस भी मिलेगा। जैसे हमारा ये एरे क्रिएट हुआ है, हर एक एलिमेंट के बीच का डिफरेंस 3 है, तो यहाँ पर हमें 3 भी मिल रहा है, मतलब जो भी डिफरेंस है वो मिल जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा लेन स्पेस हो गया। नेक्स्ट, अगर हमें एरे क्रिएट करना है लेकिन लॉग के साथ, किसके साथ, लॉग। जैसे हम 1 से लेके 10 तक का एरे क्रिएट करना चाहते हैं। ठीक, मतलब स्टार्ट करेंगे 1 से, फाइंड करेंगे 10 से, मतलब एक कम तक। और नंबर ऑफ एलिमेंट हम कितने चाहते हैं, 10 चाहते हैं। 1 से स्टार्ट करेंगे रेंज, 10 तक जाएंगे। नंबर ऑफ एलिमेंट हमारे पास 10 है, और हम चाहते हैं जितने भी एलिमेंट क्रिएट हो 1 से लेके 10 तक, उन सब का लॉग हम चाहते हैं। ठीक है, और लॉग की बेस क्या हो, 2 हो, तो उस केस में हम लॉग स्पेस का यूज करेंगे, numpy लॉग स्पेस। ठीक, इसको एग्जीक्यूट कराते हैं। तो यहाँ पर देखो सबका हमें क्या मिल रहा है, लॉग मिल रहा है। ठीक है, क्या मिल रहा है, लॉग मिल रहा है, लॉग बेस 2। ठीक, इसको बाय डिफॉल्ट तो लॉग बेस ही होता है, बाय डिफॉल्ट क्या होता है, लॉग ही होता है। नहीं, बाय डिफॉल्ट लॉग बेस 2 नहीं है, इसका बाय डिफॉल्ट लॉग बेस 10 है, बेस 10 है। ठीक, सॉरी, यहाँ पर देखो इसके जो वो है, क्या कहते हैं इसका जो डेफिनेशन है, डेफिनेशन में बेस 10 दे रहा है, बाय डिफॉल्ट 10 होता है, और अगर हम 2 लिखेंगे तो बेस 2 हो जाएगा। ठीक, आगे चलते हैं हम लोग। अब एलिमेंट को, ये वाला पोर्शन थोड़ा सा, चलो ठीक है पढ़ ही लेते हैं। अब बात करते हैं एलिमेंट के एक्सेस कैसे करते हैं, किसी भी एरे के एलिमेंट को एक्सेस। अभी बहुत सारी चीजें हैं एरे में, ठीक है, बहुत सारी चीजें हैं, बस एलिमेंट का एक्सेस देख के, या एक काम करते हैं, कल ही एलिमेंट का एक्सेस कल ही करते हैं। ठीक है, अभी फिलहाल जो है आप लोग ये वाला कोड एक बार जितना आज तक पढ़ाया है अ, उसको एक बार आप लोग खुद से रिवाइज कर लेना। ठीक, कल हम लोग जो है एरे के एलिमेंट कैसे एक्सेस करते हैं और कुछ मैथमेटिकल ऑपरेशन देखेंगे एरे पे। ठीक, आज जितना भी है हम कोड शेयर कर दे रहे हैं, इसको जो है आप लोग एक बार रन करा के ज़रूर देख लेना। ठीक है ना, रन जरूर करा के देख लेना, क्योंकि दिक्कतें होती हैं एरे में, दिक्कतें कभी कभी फाइल नहीं इंस्टॉल होती है, तो ये रहा हूँ जो भी दिक्कतें आती हैं उनको कल डिस्कस करेंगे, और कल कंटिन्यू करेंगे मैथमेटिकल ऑपरेशन और एलिमेंट के एक्सेस पे। ठीक है, ओके। सर व्हाट्सएप पे भी कर दो।